हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गाउस लॉ। हमने इससे पहले चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखा था, जिसको हम फाइंड आउट कर रहे थे एक पॉइंट चार्ज से एंड ग्रुप ऑफ चार्जेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रुप ऑफ चार्जेस हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया था, पॉइंट चार्ज के लिए हमने कूलॉम लॉ का यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करी थी। इस सेकंड चैप्टर में भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हम एक नया मेथड यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं गाउसेस लॉ। ठीक है, गाउस ने एक लॉ दिया था जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं हम फ्लक्स और चार्ज डेंसिटी यूज़ करके। ठीक है, तो गाउस लॉ स्टार्ट करने से पहले हमें फ्लक्स क्या होता है ये समझना पड़ेगा, क्योंकि गाउस लॉ में फ्लक्स यूज़ होगा और चार्ज डेंसिटी भी हम समझेंगे कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गाउस लॉ एंड उसके एप्लीकेशन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के तरीके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है, इट इज़ डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, फील्ड लाइंस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस के थ्रू एज्यूम किया था। हमने मान लिया था कि किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम उसको लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं कि वहाँ से जैसे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लो है तो नंबर ऑफ लाइंस भी लो होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई सरफेस, जैसे एक डायग्राम से मैंने बता रखा है, कोई एक सरफेस है उसके थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन इसको है, इट इज़ इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। या फिर हम जैसे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली तो हम पता नहीं लगा सकेंगे कि कितनी पास हो रही देख के, तो हमें कोई फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा उसको फाइंड आउट करने के लिए कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है। तो यहाँ पर ये डिपेंड करेगी कि एक तो जिस एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही वो एरिया कितना है। अगर एरिया ज़्यादा है तो फील्ड लाइन ज़्यादा पास होगी और एरिया कम है तो फील्ड लाइन भी कम पास होगी। एंड उसके बाद डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आ रही है तो नंबर ऑफ लाइन्स भी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि हमने इससे पहले बात करी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स भी ज़्यादा होगी। हम इसको एज्यूम कर सकते हैं, इसको हम घर की खिड़की से। ठीक है, जैसे घर की खिड़की में बाहर लाइट अगर ज़्यादा है तो लाइट भी अंदर ज़्यादा ही एंटर होगी। अगर बाहर लाइट कम है, बादल वगैरह हो रहा है, लाइट कम आ रही है तो घर के अंदर खिड़की से लाइट भी कम आएगी। या फिर डिपेंड करेगा ये कि खिड़की का एरिया कितना है। अगर ज़्यादा बड़ी खिड़की है तो ज़्यादा लाइट एंटर होगी, अगर एरिया खिड़की का कम है तो कम लाइट एंटर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको फॉर्मूले में लिखेंगे इसको कि इट इज़ इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यहाँ पे एक एरिया को हम वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका एक डायरेक्शन भी होता है। जैसे कि कोई एरिया है, जैसे मैंने ये एरिया मान लिया। ठीक है, तो इस एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो इससे जस्ट परपेंडिकुलर होगा। कोई भी प्लेन आप एज्यूम करो, जैसे कि मैं मान लेता हूँ मेरा हाथ है। ठीक है, मेरा हाथ एक प्लेन सरफेस है तो इसका जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, जस्ट इससे परपेंडिकुलर, या अपन कहते हैं नॉर्मली होगा, इससे नॉर्मल होगा एरिया का डायरेक्शन। ठीक है, तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और फील्ड लाइन वेक्टर क्वांटिटी हम जानते हैं। ठीक है, तो वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो दो रूल से होता है, तो स्केलर प्रोडक्ट होगा या वेक्टर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर इसने डिपेंड करके कि स्केलर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि फ्लक्स एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्योंकि हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की। ठीक है, फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में है, यानी अपन ये नहीं कहेंगे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन नॉर्थ, नंबर ऑफ फील्ड लाइन इन साउथ, इस तरह से हम बात नहीं करते। हम सिर्फ हमारे पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कितनी फील्ड लाइंस पास हुई है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फ्लक्स जो आ रहा है वो दो वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट से आ रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में रूल लगेगा स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं होगा, यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट होगा क्योंकि रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या है वो स्केलर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो होगा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है एंड एरिया दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो होता है फ्लक्स।
ठीक है। अब फ्लक्स जो है वो एरिया पे तो डिपेंड कर ही रहा है, उसके बाद फील्ड लाइंस पर भी डिपेंड कर रहा है कि फील्ड लाइंस कितनी आ रही है। लेकिन एक और क्वांटिटी है जिस पे डिपेंड करेगा, अगर इस एरिया को जैसे कोई प्लेन सरफेस मेरे पास में कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है, उसको मैं लाइट के डायरेक्शन में, लाइट से ही एज्यूम करता है, ठीक है, जैसे लाइट आ रही है किसी डायरेक्शन से और मैंने क्या किया, प्लेन जो मैंने उसके सामने रखा हुआ था जिससे कि फील्ड लाइंस पास होके जा रही है, ठीक है, यानी कि लाइट पास होके जा रही है, तो उसका अगर मैं एरिया चेंज करूँगा, उसके डायरेक्शन में चेंज कर दूंगा, उसका एंगल चेंज करूँगा फील्ड लाइन से, ठीक है, तो उस पर क्या होगा, उस पर भी डिपेंड करेगा कि लाइट किस तरह से पास होती है, ठीक है, यानी कितनी पास होगी। यानी कि आप एकदम स्ट्रेट रखते हो तो पूरी पूरी लाइट पास हो जाएगी एरिया से। अगर आप उसको डायरेक्शन कम कर देते हो तो फील्ड लाइंस तो वैसे उसी डायरेक्शन से आ रही है, तो यहाँ से कुछ फील्ड लाइंस ब्लॉक होने लग जाएगी और इधर से भी जितना एरिया उसको पास करने के लिए मिलेगा परपेंडिकुलर उतना ही पास होगा। इस तरह से आप ऐसे, जैसे ही आप लाइट इस तरह से आ रही है और मैं इसको ऐसे पैरेलल लग देता हूँ लाइट के, तो क्या होगा, लाइट सारी साइड से निकल जाएगी, यहाँ पर जो है वो सरफेस है यहाँ से ब्लॉक हो जाएगी, सरफेस से नहीं जाएगी, ठीक है। तो सरफेस पे यानी कि सरफेस और फील्ड लाइन के बीच का जो एंगल होता है उस पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक नई क्वांटिटी है जिस पे है कि यानी थीटा पे डिपेंड करेगा, एंगल का मतलब थीटा पे डिपेंड करेगा। और क्योंकि ये प्रोडक्ट कैसा है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो स्केलर प्रोडक्ट में हम यूज़ करते हैं कोस, ठीक है। यहाँ पे अगर वेक्टर प्रोडक्ट होता तो यहाँ पे साइन लगता है, तो यहाँ पे कोस पे डिपेंड करेगा। इसी तरह से हमने, जैसे मैंने बता दिया है कि फ्लक्स जो है वो है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसा यूनिट फ्लक्स की ये होती है वोल्ट मीटर, एंड इसको एक और ऐसा यूनिट लिखते हैं जिसको लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये वाली जो ऐसा यूनिट है वो इसी फॉर्मूले से निकल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की आपने पहले पढ़ रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम, एंड एरिया जो है एरिया की हो जाएगी मीटर स्क्वायर, तो इसको कंबाइन करके लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। एंड ये है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसा है, ये जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये यूनिट किस तरह से आई है, ठीक है। नेक्स्ट है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला इसका होता है m1 L3 T-3 एंड A-1। इसको भी आप आराम से निकाल सकते हो, आपको डायमेंशन निकालना सिखा रखा है। इस फार्मूला का यूज़ करके आप निकालना चाहो तो इस तरह से आप निकाल सकते हो कि हमने पढ़ा था ये क्या है, E एंड S, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर कूलम एंड एरिया, ठीक है। तो फोर्स का आप लोगों ने पढ़ रखा है, डायमेंशनल फार्मूला होता है m1 L1 T-2, ठीक है। फोर्स तक तो आपको डायमेंशनल फार्मूला याद होना ही चाहिए। उसके बाद एरिया का हमने निकाला था, ये है चार्ज का हमने निकाला था AT, एम्पेयर इंटू टाइम, एंड एरिया का हो जाता है L2। इस तरह से तीनों कंबाइन कर लो, ये हो जाएगा m1 L1 एंड 2 3 हो जाएगा यहाँ पर, एंड T-2 यहाँ पर है और अपॉन में T1 है, तो ये ऊपर आने पर माइनस हो जाता है, तो इसमें ऐड हो जाएगा -3 एंड A अपॉन में है, ऊपर जाने पर रेसिप्रोकल होने पर यह पावर माइनस में आ जाएगी। इस तरह से आप डायमेंशनल फार्मूला भी इसका डिराइव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, ठीक है। फ्लक्स जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड ज़ीरो भी हो सकता है। मैंने बात करी कि एंगल पे डिपेंड करेगा। मैंने आपको एंगल से बताया है कि अगर परपेंडिकुलरली रखा हुआ है फील्ड लाइन से, या अपन प्लेन को परपेंडिकुलर रख दिया फील्ड लाइन से, उस केस में तो पूरी लाइन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाएगी। और उसको आपने अगर टेढ़ा रख दिया है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिपेंड करेगी कि एंगल किस एंगल पे रखा हुआ आपने, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, यानी कि थीटा जो है 90 से लेस हो और 0 से बड़ा हो, ठीक है। यानी कि थीटा 0 से बड़ा हो और 90 से कम हो, उस केस में क्या होगा, फील्ड जो होगी वो पॉजिटिव होगी। जैसे कि यहाँ पर आप कोस की बात करें, कोस हम जानते हैं कोस क्या होता है, 0 से 90 तक पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है नेगेटिव होगी जब थीटा होगा 180 एंड 180 और 90 के बीच में, यानी कि 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उस केस में क्या होगा, जो कोस जो होता है वो नेगेटिव होता है। अपन जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो
कोस नेगेटिव होता है और 180 और 90 के बीच वाला जो पार्ट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी एंड जीरो होता है 90 डिग्री पे, कोस 90 डिग्री पे जीरो होगा, इसलिए फ्लक्स भी 90 डिग्री पे जीरो होगा, ठीक है। कैसे होगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि आपने फील्ड को क्या रखा है, इस तरह से आपने लाइट के डायरेक्शन में रख दिया, ठीक है, लाइट के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर। तो इसका जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, एरिया का डायरेक्शन वो परपेंडिकुलरली होता है, इस तरह से परपेंडिकुलरली होता है, ठीक है। तो ये जो है एरिया का, ये जो मैंने एरिया का डायरेक्शन शो किया हुआ है एस से, ठीक है। ये क्या होगा, अगर एक सीधा रखा हुआ परपेंडिकुलरली तो ये वाला जो एरिया का डायरेक्शन है वो इस तरह से आएगा, मतलब कि फील्ड लाइन और एरिया का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। फील्ड लाइन और एरिया का डायरेक्शन सेम होता है, इट मीन्स जीरो, ठीक है, और जीरो पे मैक्सिमम होगा। और इसको आप इस तरह से इसको चेंज करते जाओ एंगल, और 90 तक जाओगे तब तक ये पॉजिटिव रहेगा और 90 से आगे ये नेगेटिव हो जाएगा एंड 90 के ऊपर ये जीरो होगा। अपन प्रैक्टिकली इसको देखें तो ये हो जाएगा व्हेन फील्ड लाइंस मूविंग आउट फ्रॉम द सरफेस देन फ्लक्स इज पॉजिटिव। मतलब कि अगर कुछ जैसे मैं एज्यूम करते कुछ से कोई चार्ज रखा हुआ, ठीक है, चार्ज रखा हुआ है और चार्ज एक कोई बंद सरफेस के अंदर रखा, क्लोज सरफेस के अंदर, ठीक है, क्लोज सरफेस है और क्यूबिकल सरफेस है मान लिया, ठीक है। तो उसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ, चार्ज क्या होता है, फील्ड लाइंस चारों तरफ से उस डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है, उससे निकलती रहती है फील्ड लाइंस, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो उस केस में क्या होगा, सरफेस के ऊपर से फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी सरफेस से, ठीक है। और सरफेस का डायरेक्शन भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। तो दोनों का चार्ज यानी फील्ड लाइन का डायरेक्शन और सरफेस का डायरेक्शन जो है दोनों सेम हो गया, उस केस में ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं आउटवर्ड जब निकलेगी सरफेस से उस समय ये पॉजिटिव होगी। एंड जब फील्ड लाइन एंटर होगी किसी एरिया के अंदर उस केस में ये नेगेटिव होगी। मतलब अब जस्ट इसका उल्टा, अब एरिया का डायरेक्शन तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, ठीक है, लेकिन फील्ड लाइन क्या हो रही, एग्जिट नहीं होके एंटर हो रही, ठीक है, एंटर हो रही। तो फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये है और एरिया का डायरेक्शन तो ये है, ठीक है, और फील्ड लाइन क्या आ रही, अंदर की तरफ आ रही, मतलब दोनों का डायरेक्शन इस तरह से हो चुका है। एक यानी एरिया का डायरेक्शन तो ये जा रहा है और फील्ड लाइन जो आ रही है वो इस तरह से आ रही है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। और अपोजिट डायरेक्शन जब होता है उस केस में जो एंगल जो होता है वो क्या होता है, 180 होता है, ठीक है, इस तरह से ये एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, नेगेटिव होगी फील्ड लाइंस। एंड व्हेन फील्ड लाइन पासिंग पैरेलल टू प्लेन सरफेस देन फ्लक्स इज जीरो। जब ये फील्ड लाइन जो प्लेन के पैरेलल पास हो रही होगी उस केस में ये जीरो होगा। उस केस में जैसे कि सरफेस का एरिया डायरेक्शन तो यही है, ठीक है, परपेंडिकुलरली है इसके सरफेस से, और फील्ड लाइन जो पास हो रही है वो इसके प्लेन से पैरेलल पास हो रही है, ठीक है, इस तरह से प्लेन से पैरेलल पास हो रही है। इसके साथ फील्ड लाइन और सरफेस के बीच का जो एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का एंगल होने, जब भी 90 डिग्री का एंगल होगा उस समय कोस जीरो होता है तो फ्लक्स भी जीरो होगा, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक फ्लक्स का कि फ्लक्स होता क्या है और फ्लक्स नेगेटिव पॉजिटिव किस केस में होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में कि जब अनइवन सरफेस हो उस केस में फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इवन सरफेस एज्यूम किए, मैंने बार बार बात करी प्लेन सरफेस, ठीक है। जब प्लेन सरफेस ना हो यानी अनइवन सरफेस हो उस केस में हम फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।